Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the online session of Superior College Miyawali. I hope all of you will be fine, and today we are going to discuss our topic that name is greenhouse effect. So before starting the lecture we have to discuss about some of the points of overview, and then we will discuss the detail of each of the point. आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के हवाले से, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है, वो किन एक्टिविटीज़ की किस ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्रिएट हो रहा होता है, कौन सी ग्रीन हाउस की गैसेस हैं, और इसके अलावा इन गैसेस के इंडिविजुअली हम देखेंगे कि कौन कौन से इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं ह्यूमन नेचर के ऊपर, और फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि इनके ओवरऑल इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्या होंगे। ये हमारा कंप्लीट टॉपिक है। अब हम इसकी डिटेल ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आपके लिए कुछ पॉइंट्स इनमें से एक्सट्रैक्ट किए हैं ताकि आपके लिए समझना आसान हो। सबसे पहली चीज़ तो बेटा हम ये बात करते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जैसे कि आपको पता है ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस होता है जिसका मेन रीज़न क्या है कि अर्थ के अंदर जो होता है ना, मतलब ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है, बेसिकली बहुत सारी ऐसी गैसेस होती हैं जो अपर एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद होती हैं, और इनकी वजह से जब सनलाइट जो होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर होती है तो वो नीचे एंटर तो हो जाती है, प्लांट्स वगैरह उसको कंज्यूम भी कर लेती हैं, लेकिन ये एक ऐसा रीज़न बनती है कि रेडिएशन जो अर्थ की तरफ आती हैं अपर एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं, ये यहाँ पर इन्हीं गैसेस की वजह से एब्जॉर्ब हो जाती हैं, अर्थ के टेम्परेचर को इन्हांस कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, जिससे अर्थ वार्म अप हो जाती है, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाता है, और बाकी जो इनमें अमाउंट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है टूवर्ड्स द अपर एटमॉस्फेयर। तो रिजल्टेंटली हमारे पास क्या होता है, ग्रीन हाउस की वजह से हीट ट्रैप होती है, जिससे अर्थ का जो टेम्परेचर होता है ये इंक्रीज़ होता है। ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही होता है। इसका रीज़न ये है कि ग्रीन हाउस की जितनी भी गैसेस हैं ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो है ना रिलीज़ हो रही होती हैं। फॉसिल फ्यूल बर्न होते हैं, ऑटोमोबाइल यूज़ होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स यूज़ होते हैं, मल्टीपल टाइप के जो है ना इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस जो हैं वो जो है ना स्मोक इफ्लुएंट्स वगैरह जो है ना एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो वो एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली जाते हैं, जिनमें ये हैवी गैसेस होती हैं जो वाटर वेपर्स की फॉर्म में मौजूद होती हैं, और फिर जो है ना ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का क्रिएशन करती हैं। तो बेसिकली रीज़न ये होता है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं ना, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में ट्रैप रह जाती हैं, तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करती हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देती हैं। अब ये होता है कि जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है ना, तो नॉर्मली जो हमारी अर्थ है, अगर ये चीज़ें ना होती तो हमारी अर्थ ना काफ़ी कोल्ड हो जाती, तो लाइफ सस्टेन नहीं कर सकती थी, सर्वाइव नहीं कर सकती थी। अब ये है कि इस टेम्परेचर की वजह से जो होता है ना कि ये जो ट्रैप हो जाता है, इस वजह से लाइफ जो है ये कंफर्टेबल हो सकती है यहाँ पे, बिकॉज़ अर्थ वुड बी द कंफर्टेबल प्लेस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक हद तक तो ठीक है, आपको पता है कि एक नॉर्मल मॉडरेट टेम्परेचर तो ठीक होता है हमारे लिए, बट द थिंग इज़ दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम जब एक्सट्रीम कंडीशन में ये टेम्परेचर बढ़ जाता है ना, तो फिर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ कौन कौन सी, लाइक फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल है, बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, लकड़ियाँ जलाना, और इसके अलावा कॉमन गैस को जलाना, और मतलब और भी काफ़ी सारे कोल है या और चीज़ें। डिफॉरेस्ट्रेशन क्रिएट करना, यानी फॉरेस्ट नहीं होगा, ट्री नहीं होगा, तो ये गैसेस फ़िल्टर आउट नहीं होगी, कार्बन डाइऑक्साइड फ़िल्टर नहीं होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एटमॉस्फेयर में ही चीज़ें रहेंगी। इसके अलावा जो है इन दोनों चीज़ों की वजह से ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं ना, ये एटमॉस्फेयर के अंदर इंक्रीज़ कर जाती हैं। अब ये कौन कौन सी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कॉमन है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल की वजह से जो क्रिएट होती है। मीथेन गैस जो है ये इंडस्ट्रियल स्मोक्स की वजह से होती है। नाइट्रस ऑक्साइड या फ्लोरिनेटेड गैसेस जो है ये सारी जब अपर एटमॉस्फेयर में रहेंगी, हीट को ट्रैप करेंगी, तो ये ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करते हैं, यानी इंक्रीज़ इन टेम्परेचर ऑफ अर्थ, ये जो है ना ये क्रिएशन होती है। तो ग्रीन हाउस गैसेस ना ग्लोबल वार्मिंग को इन्हांस करती हैं, इसको बढ़ाती हैं। फिर उसके बाद हम वन बाय वन अब इनको देखेंगे कि क्या रीज़न आते हैं। ये टॉपिक आपका लॉन्ग के हवाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट के हवाले से भी। इसमें ना बेटा सबसे पहली चीज़ हमारे पास आती है कार्बन डाइऑक्साइड, सबसे ज़्यादा प्रिवेलेंट गैस है, सबसे ज़्यादा पाई जाती है ग्रीन हाउस गैस में। ये फॉसल फ्यूल यानी कोल, ऑयल, नेचुरल गैस की बर्निंग की वजह से होती है। डिफॉरेस्ट्रेशन की वजह से, जब फॉरेस्ट नहीं होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ नहीं होगी, तो इसका लेवल ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो इन्हांस होना, बढ़ना शुरू कर देता है। फिर हम मीथेन की बात करते हैं, तो मीथेन एक ऐसी पोटेंट या पोटेंशियल गैस होती है जो कि हीट को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती है। ये नेचुरल एब्जॉर्बेंट है हीट के लिए, इसकी एबिलिटी होती है
कि ये हाई क्वांटिटी या हाई अमाउंट ऑफ हीट को जो है एब्जॉर्ब कर सकती है। ये रिलीज़ होती है तब जब प्रोडक्शन या ट्रांसपोर्ट होती है नेचुरल, हम कहते हैं कि ये जो हमारे फोसल फ्यूल्स हैं इनकी, या फिर हम कहते हैं कि जो लाइफ स्टॉक और एग्रीकल्चर है, मतलब ये भी मीथेन को प्रोड्यूस करता है। आपको पता है कि जब एग्रीकल्चर में हम कहते हैं कि ज़मीन में जब ब्रेक डाउन होती है, डेड डिकम्पोज मैटर बनता है, ह्यूमसफिकेशन होती है, ह्यूमिफिकेशन जिसको हम कहते हैं कि ह्यूमस फॉर्मेशन होगी, और वो जो है ना बहुत ही फाउल सी और पंजेंट सी स्मेल क्रिएट होती है, बहुत इरिटेटिंग स्मेल होती है, वो बेसिकली मीथेन गैस की होती है। इसी तरह लाइफ स्टॉक ये जो होती हैं, इनकी जो एनिमल डंग है, जो एनिमल वेस्ट होता है, इसमें से जो इतनी इरिटेटिंग सी स्मेल क्रिएट हो रही होती है, ये एक्चुअली उसी डंग की या वेस्ट मटेरियल की डिकम्पोजिशन की वजह से होता है। तो लाइफ स्टॉक एग्रीकल्चर भी इसका बाइस बनती हैं, और इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है कि ये ओवरऑल हमारी जो है ना हीट की प्रोडक्शन को, यानी अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। फिर हम नाइट्रस ऑक्साइड की बात करते हैं, तो ये इन्हीं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, इसके अलावा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस मतलब ये होता है कि जब हम नाइट्रोजन के फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे, उनकी ब्रेकडाउन होगी, तो आपने ऑलरेडी नाइट्रोजन साइकिल पढ़ा है जहाँ पे हमने नाइट्रस ऑक्साइड देखी थी कि वो बन रही थी। इस तरह इंडस्ट्री जो रिलीज़ करती है स्मोक वगैरह, फोसल फ्यूल्स की बर्निंग, सॉलिड वेस्ट को जब आप बर्न करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना एक गंदी किस्म की जो है ना स्मेल क्रिएट होती है, बहुत काला सा वहाँ से धुआं निकलता है और बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग होती है कि वहाँ पे करीब आप सांस भी नहीं ले सकते हैं। या अक्सर आप देखते हैं कि ये चीज़ें जब जलती हैं, जो गार्बेज वगैरह जलता है, तो इससे कितनी अजीब सी स्मेल आती है। तो वो जो एक इंतहाई इरिटेटिंग स्मेल है वो नाइट्रस ऑक्साइड की होती है। अल्टीमेटली ये सारी गैसेज अपर एटमॉस्फेयर में जाती हैं, जब एटमॉस्फेयर का पार्ट बनेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो ग्रीन हाउस इफेक्ट क्रिएट करेंगी। फ्लोरिनेटेड गैसेस जितनी भी हैं जिसमें फ्लोरीन का कंटेंट होता है, ये सारा हमारे रेफ्रिजरेटर्स, ऑटोमोबाइल्स की में से आ रही होती हैं, चाहे वो जो है ना हाइड्रोफ्लोरिक फॉर्म में हो, चाहे वो जो है ना बाकी ये फ्लोरीन के कंपाउंड हैं, ठीक है, इनकी वजह से होता है। ये सारी सिंथेटिक गैसेस होती हैं। क्यों सिंथेटिक हैं? क्योंकि इंडस्ट्री इनको सिंथेसाइज करती है। जब इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस होती हैं, जब इंडस्ट्री में वेस्ट मटेरियल क्रिएट होता है, तो इंडस्ट्री का काम ये है कि वो उसको ना सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाती है। अब वो कौन सा होता है? या तो स्लरी की फॉर्म में हो सकता है, जो पानी में जाएगा तो जाहिर सी बात है वाटर पोल्यूशन क्रिएट करेगा, या ये होता है कि मोस्टली जो है ना आप भी देखते हैं कि इंडस्ट्रीज़ या फैक्ट्री या मिलें जहाँ पे लगी पड़ी होती हैं, इतनी ज़्यादा वहाँ पे स्मोक होती है, इतना ब्लैकिश एरिया वहाँ पे होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं जो कि हमारी अर्थ में ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती हैं, बिकॉज दीज आर द मेजर रीज़न ऑफ ग्रीन हाउस। अब इसके इफ़ेक्ट्स हमने आगे देखने हैं, तो कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं। सबसे पहली चीज़ ही हम यही बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि ऐसा होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ना जो अर्थ का टेम्परेचर है, ये फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड ना टेम्परेचर बहुत इंक्रीज़ कर जाता है। ये गर्मियाँ ही देख लें अपनी कितनी एक्सट्रीम लेवल की होती हैं। फिर ये हाई लेवल होता है इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, जो ओवरऑल क्लाइमेट को वार्म कर देता है, वेदर को शदीद कर देता है, शदीद तरीन गर्मी हो जाती है। तो ये चीज़ें क्या हैं कि ये सारा वो जो एक सीजनल साइकिल होता है ना हमारे वेदर का, एक नेचुरल साइकिल होता है, उसको डिस्टर्ब करता है, जिससे अल्टीमेटली बस गर्मी गर्मी एक चीज़ होती है जिसको आप नाम देते हैं कि ये ग्लोबल वार्मिंग है। सेकेंड हम बात करते हैं कि अगर इसमें आप देखते हैं ना, तो हमारे पास जो क्लाइमेट चेंज है, अब क्लाइमेट शिफ्ट आना शुरू हो जाती है। क्लाइमेट शिफ्टिंग क्या चीज़ है? यही कि गर्मियाँ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई हैं, सर्दियाँ कम हो गई हैं, जो बाहर का मौसम है वो भी कम हो गया है, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन आना शुरू हो जाती है, यकदम कभी गर्मी आ जाती है, यकदम कभी मौसम ऐसा हो जाता है कि समझ नहीं आती कि क्या सिचुएशन, जैसे आजकल अभी रिसेंटली चल भी रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्लाइमेट शिफ्टिंग है। इसके अलावा इंटेंस स्टॉर्म का आना, तूफ़ान वगैरह का आना, आंधियाँ तूफ़ान जो आजकल चल भी रही हैं, सीजनल टेम्परेचर चेंजेस, और इन सारी चीज़ों का रिज़ल्ट क्या होता है? ड्राउट, कहत साली आ जाती है, यानी फसलें तबाह हो जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, ठीक है। ज़रूरत से ज़्यादा हर चीज़ बेटा नुकसानदेह होती है, वो हम कहते हैं ना एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो वही बात है कि ये चीज़ें ना ख़राब करती हैं। बारिशें ज़्यादा होती हैं तो बारिशें फिर ज़ाहिर सी बात है कि फ़सलों को ख़राब कर देती हैं। जब बारिश बिल्कुल ना हो और खुश्क साली हो जाए तो फिर वो ड्राउट है, कहत साली है, फ्लड्स आना शुरू हो जाते हैं, या एक्सट्रीम वेदर की कंडीशंस हम फेस करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो हम इन्हीं ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से जो है ना वो फेस कर रहे होते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स। अब पोलर आइस कैप, आपको पता है कि ये अगर माउंटेन है और ये सारा रीजन जो है ये पोलर आइस कैप में आता है, तो ये उन्हीं वाटर वेपर्स के कंडेंसेशन की वजह से जब स्नोफॉल हुआ था, तो ये इन द फॉर्म ऑफ, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ना ये आइस कैप स्टोर हो गया था। ये हमारे पास एक रिच सोर्स था नेचुरल वाटर का,
या ग्लेशियर की फॉर्म में ये एक चश्मा था, लेकिन हाई टेम्परेचर होने की वजह से, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये चीज़ें मेल्ट कर जाती हैं, जिसको कॉमन सीक्वेंस आपको नज़र आता है लैंड स्लाइडिंग की फॉर्म में, या जो हमारे जो मतलब नदरन एरियाज़ हैं, नॉर्थ के सारे एरियाज़ हैं, गिलगित बल्तिस्तान, सवात और हज़ारा और हुंसा वैली और नीलतर वैली, ये सारे मतलब जो पहाड़ी इलाके, नारायण कागन वगैरह, तो वहाँ पे ये लैंड स्लाइडिंग और वहाँ पे ये तमाम मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं, और वो ज़ाहिर सी बात है नेचुरल रिसोर्स हमारा जो था आइस कैप का और ग्लेशियर का वो ज़ाया होना शुरू हो जाता है। एसिडिफिकेशन ऑफ, अगर हम बात करते हैं कि जी एसिडिफिकेशन ओशन की वो किस तरह से होती है। अब बेटा आपने ये बात याद रखनी है कि जो ओशन की एसिडिफिकेशन होती है ना, वहाँ पे क्यों हम कह रहे हैं कि ओशन जो है वो एसिडिफिकेशन की तरफ जा रहा है। जब इन्वायरमेंट के अंदर एक्सेस क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होगी, कार्बन डाइऑक्साइड ने जब ऊपर आसमान पर जब कंडेंसेशन होती है, हमने पीछे वाटर साइकिल पढ़ा है, कंडेंसेशन होगी, बादल बनेगा, तो ये जो एक बादल बना है इसमें रिच क्वांटिटी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट होगा। जब ये प्रेसिपिटेट होगा, नीचे बारिश होगी, तो इसने इसी ओशन में आना है ना। जब ये ओशन में आएगा तो जाहिर सी बात है ये सारा वो वाटर है जिसके अंदर हम कहते हैं कि पीएच काफ़ी लो है, एसिडिक पीएच है, जिससे क्या होता है कि मैरीन लाइफ इफ़ेक्ट होती है। एसिडिक वाटर हमेशा नुकसानदेह होता है क्योंकि ये आयनाइजेशन की पावर रखता है, चीज़ों को आयनाइज करता है, तो उनके बॉडी स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होते हैं, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं, बीमार होते हैं वो बेचारे, तो हमारी मेरीन लाइफ बड़ी डिस्टर्ब होती है। तो एक नेचुरल इकोसिस्टम है ओशन का, वो डिस्टर्ब हो जाता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, हम यही कहते हैं कि ये इन तमाम चीज़ों की वजह से जब हैबिटाट डिस्ट्रक्ट होगी, इन्वायरमेंट इकोसिस्टम डिस्टर्ब होगा, रिसोर्सेज सारे पोल्यूटेड हैं, चाहे एयर की बात कर लें, वाटर की बात कर लें, सॉइल की बात कर लें, तो ऑब्वियस सी बात है कि हैबिटाट डिस्ट्रक्शन की वजह से बायोडाइवर्सिटी ने लॉस हो जाना है। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारी जो इन्वायरमेंट होती है इसमें जितने इंपॉर्टेंट हमारे पास एनिमल्स हैं, जितने इंपॉर्टेंट प्लांट्स हैं, उतने ही इंपॉर्टेंट अगर ह्यूमंस हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज बेटा बड़े ज़रूरी होते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली इन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। सो अगर इन रिसोर्सेज को हम अफेक्ट करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है वो भी डिस्टर्ब होगी, और हम भी उससे जो है ना वो लॉस की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि हमारा भी नुकसान होता है। इन रिटर्न हम भी एनिमल प्लांट्स के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं अपने फूड के लिए, अपने शेल्टर के लिए, या लाइफ के सर्वाइवल के लिए। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, ये जो हम दुनिया जहान की फर्टिलाइज़र जो किसान बेचारे इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी क्रॉप की यील्ड को बढ़ाने के लिए, वो तो एक फैक्ट है, ज़ाहिर सी बात उन्होंने करना है, लेकिन एग्रीकल्चर का ये नुकसान होता है, जैसे हमने पीछे भी पढ़ा है कि एरिया वास्ट था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, वसी और इस जगह थी जहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह था, बड़ा अच्छा इकोसिस्टम चल रहा था, उसको क्लियर करके एग्रीकल्चर कर लिया। एग्रीकल्चर में अब दुनिया जान के फर्टिलाइज़र, स्प्रेज और पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उन चीज़ों की वजह से क्या होता है कि हमारी जो सारी की सारी एक नेचुरल सॉइल का टेक्सचर है ना वो डिस्टर्ब होता है। फिर यही पानी जब सीप होकर बह कर नदी नाले का पार्ट बनेगा, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर होगा, नेचुरल इकोसिस्टम को भी डिस्टर्ब करेगा। फिर ह्यूमन हेल्थ इफ़ेक्ट, हेल्थ के बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं, हमारे पास जो है ना रेस्पायरेशन के इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। हमारा रेस्पायरेटरी सिस्टम इफ़ेक्ट होता है, किसकी वजह से? स्मोक की वजह से। ठीक है, स्मोक आप देखते हैं कि कितनी ज़्यादा स्मोक है, और इस वजह से मतलब जो सड़कों पर धुआं वगैरह होता है, सांस लेना मुहाल हो जाता है। ज़रा मौसम चेंज होता है तो स्मोक होना क्रिएट हो जाता है, यानी जिसको आप कहते हैं स्मोक प्लस फॉग अगर आप बात करते हैं तो वो आपके पास स्मोक बनती है, जिससे जो है ना आई रैशेज़ होना शुरू हो जाते हैं, स्किन जो हमारा फेस है वो डिस्टर्ब होता है, ऊपर जो है ना काफ़ी नुकसान होना शुरू हो जाते हैं, हमारी स्किन जलना शुरू हो जाती है, ख़राब होना शुरू हो जाती है, तो हमारे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं। गंदा पानी अगर हम पीते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमारा सारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो डिस्टर्ब होता है, हमारी बॉडी डिस्टर्ब होती है, किडनी के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, लिवर के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, ब्लैडर के इश्यूज़ आना शुरू हो जाते हैं, तो ये बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हमारे पास हैं। अब इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस हम देखते हैं कि ये सारी चीज़ें जो हमें अफेक्ट कर रही होती हैं ना, तो आपने ये बात याद रखनी है कि अगर कोई चीज़ एक इन्वायरमेंट में एक कम्युनिटी को भी अफेक्ट कर रही हो, लेट्स से कम्युनिटी में 25-30 ह्यूमन थे एक पॉपुलेशन की फॉर्म में, बाकी भी लोग थे, अगर वो एक कम्युनिटी उनकी वजह से इफ़ेक्ट होना शुरू हो गई है ना, तो ये आपने याद रखना है कि ओवरऑल उसका इफ़ेक्ट जो इस पूरी की पूरी कंट्री के ऊपर पड़ेगा। जाहिर सी बात है नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट हो रही हैं, ह्यूमंस की हेल्थ इफ़ेक्ट हो रही है, तो उस मुल्क के अंदर अगर बीमारी होगी, मसले मसाइल होंगे, परेशानियाँ होंगी, जैसे कॉमन एग्जांपल हम पाकिस्तान की ले लेते हैं जो सूरत हाल है हमारे मुल्क की,
तो अब ज़ाहिर सी बात है कि नेचुरल रिसोर्सेज डिप्लीट होंगे, अवाम के पास कोई कंजर्वेशन के लिए चीज़ तो है नहीं, उनके पास रिक्लेमेशन के लिए कोई भी चीज़ नहीं है। तो ओवरऑल क्या होता है कि हेल्थ इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है इन चीज़ों की वजह से, इकॉनमी बड़ा डिस्टर्ब हो जाती है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको मिलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है, डिज़ास्ट्रस कंडीशन, ये जो सैलाब वगैरह हर साल आते हैं और हमारी कितनी आवाम का नुकसान होता है, लेकिन फिर भी कोई बैकअप प्लान नहीं है हुकूमत के पास। ये सारी चीज़ें देख लें। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिल्कुल तबाह हो जाती है। एग्रीकल्चर जब ये बारिशों का मौसम मानसून का शुरू होता है, नॉन स्टॉप बारिशें होती हैं, सारी फसलें ख़राब हुई पड़ी होती हैं, लोगों का इतना लॉस हो जाता है किसान बेचारों का। इसके अलावा अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस को देखते हैं ना, तो ये सबसे बड़ा रीज़न क्या है? इसका रीज़न यही है कि हम बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की, यानी फॉसिल फ्यूल्स की। हम एफ़र्ट्स ही क्रिएट नहीं करते कि हम नेचुरल रिसोर्स को रिक्लेम करें, या हम जो है ना ट्रांजिशन स्टेट जो होती है इन चीज़ों की उसको मेंटेन रखें, यानी जो थोड़े टाइम पीरियड के लिए हम इसको यूज़ करें, फिर उसके बाद इनको रीग्रो होने दें ताकि हमारे लिए ये दोबारा से जो है ना अवेलेबल हों। तो ये सारी ऐसी चीज़ें जो लॉन्ग टर्म हमारे एटमॉस्फेयर को बड़ा डिस्टर्ब करती हैं, और इसके बहुत ही रीज़न है जो हमारे इसी ग्रीन हाउस की वजह से आते हैं। तो ये टॉपिक बेटा आपका लॉन्ग के हवाले से काफ़ी ज़रूरी है। शॉर्ट में आपसे ये डिफरेंट गैसेस के इफ़ेक्ट पूछे जा सकते हैं, इनके रीज़न पूछे जा सकते हैं, एमसीक्यूज़ काफ़ी ज़्यादा यहाँ से बन सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस जितने भी हमने डिस्कस किए हैं ये भी आपसे जो है ना पूछे जा सकते हैं। तो इसमें लॉन्ग में 2 पार्ट बनते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस का एक, और एक पहला जो वो ग्रीन हाउस की गैसेस और सारी डिटेल है। और अगर 7 नंबर का बना तो पूरा ही बन जाएगा, अगर 4 या 5 का बना तो इसमें से हाफ मतलब करके बन सकता है। सो दैट वाज़ अबाउट टुडेज़ लेक्चर। इसको प्रिपेयर कीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं ड्यूरिंग क्लास टाइम पीरियड।